करता है, और ये हम सभी के पास ये समस्या आती है कि हम एक अच्छा टॉपिक कैसे चूज करें। जब भी हम रिसर्च करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो ये समस्या हम सभी के पास आती है, और सभी ने इसका अलग अलग निदान प्राप्त किया है। और अक्सर ये प्रश्न भी आपसे किया जाता है जब भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं, तरह तरह के इंटरव्यू में जब भी आप जाते हैं, आपसे ये पहला क्वेश्चन बनता है कि हाउ यू चूज योर टॉपिक, हाउ यू चूज, कैसे आपने किया, कैसे आपने पाया। जो ईमानदार लोग हैं वो अक्सर बोल देते हैं कि टॉपिक हमारे गाइड ने हमको दिया। जो बहुत ही ईमानदार लोग हैं वो इस बात को इस ढंग से बता देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गाइड आपकी हेल्प करते हैं चूज करने में, वो आपको टॉपिक देते नहीं है। वो आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, आपके रुझान को देखते हुए, आपकी क्षमताओं को देखते हुए, आपके प्रीवियस बैकग्राउंड को देखते हुए आप आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करने में हेल्प करते हैं। सुरेंद्र पाल जी, आप नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज नहीं नहीं है। सर, मैं ठीक हूँ। नहीं सर, अच्छा, मैं ठीक हूँ। जी नहीं, सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ठीक हैं कि नहीं। मुझे आपके फेस से ऐसा लग रहा था कि आप नाराज हैं। मैं 2 मिनट लेट था, हो नहीं सकता सर, है। मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, नहीं सर, हम ऐसी कोई सभी बात नहीं, ऐसे मैं ही ऐसा हैं, ही हूँ। हम सभी ऐसे ही हैं। लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने की जो समस्या है, रिसर्च टॉपिक को जो चूज करने की समस्या है, वहां सुरेंद्र पाल जी ऐसा नहीं है। वो समस्या हम सभी के साथ आती है और हमको उसको फेस करना पड़ता है। और सवाल एक ये उठता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। हम कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे और उस पर रिसर्च कर लेंगे। क्यों हम इसको इतने सिस्टमैटिक वे में जाते हैं? हाउ वी आर रीडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, assumption, postulates, variables, research methodology, statistics, calculations, qualitative researches, क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों, हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि रिसर्च भी अपने आप में एक साइंस है। और साइंस की परिभाषा आप जानते ही हैं कि साइंस ऑलवेज सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ता है, क्रमबद्ध चरणों में आगे बढ़ता है। बिना क्रमबद्धता लिए हुए हम यहाँ कुछ भी आउटपुट नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपको कुछ पीपीटी दिखाता हूँ, साथ में हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे। तो ये मेरा नाम हुआ, और ये मेरा फोन नंबर, और ये मेरा ईमेल आईडी। आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं अगर रिसर्च से रिलेटेड आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिस पे हम लोग डायलॉग कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। A problem is an interrogative sentence or a statement that asks what relation exists between two or more variables. This definition I have taken from Kerlinger's book Foundations of Behavioral Research. कर्लिंगर ही वो पहले व्यक्ति थे जिसने हाइपोथेसिस को इतने डिटेल में सबसे पहले सामने लेके आया।
तो ये कह रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक प्रश्नवाचक वाक्य है, या एक कथन है, एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य में संबंध को खोजता है। अब ये चर क्या है? चर माने गुण। कल भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हमेशा जो एक रिसर्च होता है वो दो या दो से अधिक गुणों के मध्य में संबंधों को खोजता है, और ये अपने आप में शोध समस्या या शोध शीर्षक अपने आप में एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हम सीधे सा अपने टॉपिक में क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं? कहते हैं कि दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन हम इसको जब यूज करते हैं तो वो दूसरे तरीके से यूज करते हैं। कहीं हम लिखते हैं कंपैरिजनल स्टडी या एनालिसिस या ए स्टडी ऑन फला फला। तो मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहूंगा कि दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज द इंटरोगेटिव स्टेटमेंट, बट लिखने का तरीका अलग है। और वो लिखने का तरीका आपको उसको प्रीवियस रिसर्चेस को देखना चाहिए और आपको अभ्यास करना चाहिए। जैसे कल मैंने ढेर सारे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस बताए थे, या परसों मैंने आपको बताए थे, एक पीपीटी में ढेर सारे वो दिए हुए थे। जनरली अगर हम दो टाइप भी करते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्चेस और क्वालिटेटिव रिसर्चेस, तो शोध शीर्षक के लिखने के तरीके से ही हमको ये समझ में आ जाना चाहिए। सबसे पहले जो शोध शीर्षक बनाए जाते थे एक दशक पहले, वहां सीधा सा इंटरोगेटिव फॉर्म में ही उनको लिख दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये बहुत सारे हमारे जो राइटिंग स्टाइल हैं, वो चाहे एपीए हो, चाहे एमएलए हो, चाहे शिकागो हो, इन सभी ने अलग अलग स्ट्रीम में शोध शीर्षक लिखने के तरीकों में भी समय समय पर बदलाव किया है, और आपको इनको देखना चाहिए। मैं आपको एपीए स्टाइल, जो लेटेस्ट एपीए स्टाइल है, वो पावक जी को भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब हमें यहाँ और भी कुछ चीजें समझनी चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले तो खोजना, आइडेंटिफाई करना, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको लिखने का तरीका हमको मालूम होना चाहिए। लिखने के तरीके के बाद में भी हम उस पे आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पे भी काम होना, इस पे भी हमें तरीका आना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा दो तरीके की होती हैं। एक ऐसी जिनका समाधान होता है, और एक ऐसी जिनका समाधान नहीं होता है, या वो बिल्कुल फिक्स होती हैं, या जिन पे काम करने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, समाज को हम उनके माध्यम से कुछ सिग्निफिकेंट नहीं दे सकते हैं, तो उन पे हम काम ही नहीं करते हैं। जैसे कर्लिंगर ने जब शोध समस्याओं के समाधान के लिए संभावित समाधान बनाए, जब उन्होंने हाइपोथेसिस के बारे में लिखा, तो वो लिखते हैं कि यहाँ पर संभावित समाधान तीन प्रकार के होते हैं। पहला हाइपोथेसिस, दूसरा एजम्पशन, और तीसरा पोस्टुलेट। हाइपोथेसिस हमेशा यूज किए जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में, वहां पर जहां पर आप गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। दूसरे ऐसे हैं जहां हमारे पास गणितीय संक्रियाएं नहीं है, विचार हैं हमारे पास, या डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशंस हैं। वहां पर हम जो है एजम्पशन बनाते हैं, मान्यताएं बनाते हैं। और तीसरा ऐसे हैं कि जैसे सूर्य में इतनी गर्मी क्यों होती है, अगर हम सूर्य के अंदर नहीं जा सकते हैं तो हम उसको उस पे काम ही नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं। वो पास्चुलेट है अपने आप में। सूर्य हमेशा पूरब से निकलता है, तो इस पे हमें कोई काम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक सार्वभौमिक सत्य है।
तो इसी तरह से रिसर्च प्रॉब्लम भी दो टाइप की होती हैं। अगर हम जनरल बात करें कि पहला सॉल्वेबल और दूसरा अनसॉल्वेबल, और हमको सबसे पहले एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम खोजनी चाहिए, एक अच्छी शोध समस्या खोजनी चाहिए। अब ये अच्छा वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, तो ये अच्छा, एक अच्छी शोध समस्या कैसे हो सकती है? एक अच्छी शोध समस्या का अर्थ है कि सबसे पहले तो वो जेन्युइन होनी चाहिए। जनरली हम बात करते हैं कि शोध हमेशा उस टॉपिक पर करना चाहिए जो जेन्युइन हो, मौलिक हो। अब एक तरफ हम कहते हैं कि मौलिक होना चाहिए, मतलब ऐसा शोध समस्या होनी चाहिए जिस पर इससे पहले काम ना हुआ हो, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि रिव्यू रिसर्चेस, मतलब उस पर कुछ कुछ काम हो चुका हो और हम वहां पे उसको कोड भी करेंगे। तो ये तो दोनों अपने आप में ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास लेके चल रहे हैं। अगर किसी टॉपिक पर काम हो चुका है तो लोग कहते हैं जेन्युइन नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ऐसी शोध समस्या चयनित कीजिए जिस पर ऑलरेडी रिव्यू रिसर्च मिल जाए। तो यहां मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि शोध अपने आप में एक प्रक्रिया है। आपको शोध करना सिखाया जाता है, और यदि किसी टॉपिक पर शोध हो भी चुका है तो इसके बावजूद भी यदि आप वो टॉपिक ले रहे हैं तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन है। आप कह सकते हैं कि ये 5 वर्ष पूर्व हुआ था, लैक ऑफ द पीरियड यहां अवेलेबल है। आप वहां कुछ वेरिएबल्स भी चेंज कर सकते हैं, न्यू वेरिएबल्स आप वहां बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम हमें मिल जाती है, और वो अच्छी तभी होगी जब आप उसमें इंटरेस्ट लें। और इंटरेस्ट आप तभी लेंगे जब आप ये डिसाइड कर लेंगे, यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू हैव द इंटरेस्ट, कौन से आपके पास रुचियां हैं, किस विषय से संबंधित, किस से संबंधित। किसी को इवैल्यूएशन में रुचि है, किसी को लर्निंग में रुचि है, किसी को साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में रुचि है, किसी को साइकोफिजिकल, किसी को साइको सोशल, किसी को साइको मोटर। तो कोई मनोगत्यात्मक, मनोसामाजिक, मनोशारीरिक, मानसिक, तमाम प्रकार के वर्गीकरण है, और अलग अलग छात्रों को अलग अलग क्षेत्रों में रुचियां होती हैं। तो सबसे पहले एक अच्छी शोध समस्या को चयनित करने के लिए आपको अपने रुचि के क्षेत्र निर्धारित करने पड़ेंगे, और जब आप रुचि के क्षेत्र निर्धारित कर लेंगे तो इन माय ओपिनियन सबसे पहले आपको रिव्यू रिसर्चेस करनी चाहिए। जो पहले प्रीवियस रिसर्चेस हुई हैं आपकी रुचि के क्षेत्र में, आपको उनको देखना चाहिए, और देखने के बाद आपको उनमें रिसर्च रिपोर्ट लिखने की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। रिसर्च रिपोर्ट मीनिंग कि उनका टॉपिक क्या है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या लिए हैं, उन्होंने हाइपोथेसिस या एजम्पशन क्या बनाए हैं, उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी, और उन्होंने मेथोडोलॉजी एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या आउटपुट पाए हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या कॉन्क्लूजन्स हैं, और वो क्या सजेशंस दे रहे हैं। और इस तरह से आपको एक उभरा हुआ क्षेत्र मिल जाता है। जब आप सॉरी जब आप अपने इंटरेस्ट के एरिया में आगे बढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि जैसे आपको आईसीटी में रुचि है, आईसीटी में भी आपको वीडियो मेकिंग में या ई कंटेंट
वर्चुअल कंटेंट में आपको रुचि है। तो ये आपको एक रफली एरिया मिल गया कि आप आईसीटी में काम करेंगे, आईसीटी में भी आप वीडियो मेकिंग में काम करेंगे। फिर उसके बाद आप इस एरिया को धीरे 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 नैरो करते हुए चले जाते हैं। नैरो डाउन करने का मतलब है कि जो आपको एक मोटा मोटा क्षेत्र दिखाई दे रहा है, उस मोटे मोटे क्षेत्र को आप पिन पॉइंटेड करते हुए चले जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल you will take the area of ICT, then you are saying that you will take video making, और वीडियो मेकिंग में भी फिर आप देखेंगे कि 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मेकिंग। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, सोशल साइंस टीचिंग के लिए आप वीडियो मेकिंग करेंगे। सोशल साइंस में भी आप हिस्ट्री के लिए करेंगे, और हिस्ट्री में भी आप इंडिजीनियस और इंडियन हिस्ट्री को आप फोकस करेंगे। इंडियन हिस्ट्री में भी आप वहां कोई कालखंड चूज कर लेते हैं, या और आप एक एरिया चूज कर लेते हैं कि आप चंदेल कालीन राजाओं पर काम करेंगे, और चंदेल कालीन राजाओं पर काम करना है तो आपने बुंदेलखंड का क्षेत्र चयनित कर लिया, और बुंदेलखंड के 2 या 3 जिलों को लेकर के आपने अपनी रिसर्च का जो प्लानिंग है वो करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक और भी इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं चूज करना है जो एथिकली रॉन्ग हो। अब ये एथिकली, यहाँ सुचिता की बात कहाँ से आ गई? जी हाँ, सुचिता की बात आ गई। सुचिता बहुत आवश्यक है। सुचिता का मतलब ईमानदारी। आपको ईमानदारी से अपने टॉपिक को चूज करना है। ईमानदारी का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपका शोध शीर्षक ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी प्रकार के नैतिक उल्लंघन करता हो। आप अगर, जैसे बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि रामायण और महाभारत ये काल्पनिक है। ये जब ढेर सारे मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे उस समय लोगों को कंसंट्रेट करने के लिए इन महाकाव्यों की रचना की गई। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कुरान ईश्वर निर्मित है, मानव निर्मित नहीं है। तो ऐसा कोई भी हम टॉपिक चूज नहीं करें जिससे किसी को हम हर्ट कर रहे हो, वो धार्मिक रूप से, जातीय रूप से, या इकोनॉमिक आर्थिक स्तर के रूप से, या अलग अलग देशों स्थानीयता के रूप से। तो इस तरह का हमारा टॉपिक नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो व्यक्तिगत हमारे लिए ही यूजफुल हो। हमेशा शोध शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए। 1 मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं दोबारा आपके पास अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि शोध समस्या को चयनित करने के लिए सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट को हमें देखना चाहिए कि हमारा रुचि का क्षेत्र कहाँ पर है। और जब हम रुचि का क्षेत्र हम अपना चयनित कर लें तो फिर उसके बाद धीरे 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 उसको
हमको नैरो डाउन करना चाहिए। और जो हम नैरो डाउन करते हुए चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमको उसमें एक एप्रोप्रिएट टाइप भी चूज करना पड़ेगा। एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लेनेटरी है, या एक्सपेरिमेंटल है, या लैबोरेटरी है। रिसर्च का नॉलेज आपको इस फील्ड में वहां हेल्प करेगा कि आपने जो शोध समस्या चयनित की है, वो शोध समस्या किस तरह से आगे बढ़ेगी। प्रत्येक शोध समस्या के लिए अलग अलग तरीके हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे डेटा कलेक्शन की एक टेक्निक है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में सबसे पहले वहां ऑब्जेक्टिव पहले से बनाए ही नहीं जाते हैं, वहां एक मोटा मोटा बस एम होता है, और हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने डेटा के पास, अपने सैंपल के पास चले जाते हैं, और सैंपल से हम वहां पर उस समस्या के बारे में जो हमने मोटी मोटी समस्या खोज रखी है उस पर डायरेक्ट हम बात करने लगते हैं। जैसे मैं माइग्रेंट लेबर्स की बात कर रहा हूं। माइग्रेंट लेबर्स की समस्या थी पैंडेमिक में, लॉकडाउन होने के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में भाग रहे थे, और जनरली इस बात को कह देना बहुत इजी था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सरकारों के मिसमैनेजमेंट की वजह से ही हो रहा है। ये कहना बिल्कुल बहुत आसान था हमारे लिए, तो हम इस बात को बड़ी आसानी से कह देते थे कि ये सरकारों की वजह से हो रहा है और उन्होंने पूरी व्यवस्था नहीं की है, इस वजह से लोग अपने अपने घरों में भाग रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने परिवार के पास जाना चाहता है। तो ऐसा जब लोगों ने सोचा कि इस पे एक रिसर्च करें, तो उसमें उन्होंने चूज किया ग्राउंडेड थ्योरी। और ग्राउंडेड थ्योरी में ये ऐसा तरीका है कि सबसे पहला काम ही किया जाता है कि आप पहुंच जाते हैं अपने सैंपल के पास, और सैंपल से आप उस अपने एक मोटे मोटे रिसर्च प्रॉब्लम पर बात करने लगते हैं। फिर उनसे बात करते करते धीरे 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 आप अपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं, और फिर आप वहां आगे चल के इंटरप्रिटेशन करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। तो रिसर्च प्रॉब्लम जब आप चूज करते हैं तो इंटरेस्ट के बाद में एरिया के साथ साथ फिर आपको एक्सपर्ट्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है। एक्सपर्ट्स के साथ साथ फिर आपको डॉक्यूमेंट्री वर्क भी करना पड़ता है, लाइब्रेरीज की भी हेल्प लेनी पड़ती है, प्रीवियस रिसर्चेस को भी आपको देखना होता है कि अगर इस पे पहले काम हुआ है तो क्या काम हुआ है, क्या टॉपिक लिए गए थे, उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उन्होंने क्या हाइपोथेसिस या एजम्पशंस बनाए हैं। तो ये चीजें भी आपको देखनी होती हैं, और इनको देखने के बाद आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को पा लेते हैं, एक एग्जैक्ट रिसर्च प्रॉब्लम को पा लेते हैं। What is the difference between research problem, research topic and research purpose? रिसर्च प्रॉब्लम आप जनरली यूज करते हैं, और यही रिसर्च प्रॉब्लम धीरे धीरे नैरो डाउन होते होते आपका रिसर्च टॉपिक बन जाता है, शोध शीर्षक बन जाता है। और अक्सर ये शोध शीर्षक जब आप थीसिस में लिखते हैं तो वहां इसको जाकर के कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। और रिसर्च पर्पस बहुत से लोग यूज करते हैं। तो रिसर्च पर्पस ये आपके अध्ययन के उद्देश्य हैं। और एक शब्द आप अक्सर सुनते हैं, वो है रिसर्च क्वेश्चंस। तो मैं आपको यहाँ पर मित्रों बता दूं कि रिसर्च क्वेश्चंस रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बीच में होने चाहिए। एक शोध समस्या आपने चयनित की, और उस शोध समस्या से संबंधित कुछ शोध प्रश्नों का निर्माण भी आपको करना चाहिए।
यही शोध प्रश्न आपके शोध के उद्देश्यों को जन्म देते हैं। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां रिसर्च प्रॉब्लम लिखने का ट्रेडिशन है। मैं कल ही आपको बता रहा था कि देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, दे आर यूजिंग research questions instead of research objectives. और अगला है, ये बात हम पहले कह चुके हैं, इस बारे में बात कर चुके हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसको भी मैं आपको ये बता चुका हूं कि एक ब्रॉड एरिया, फिर उसके बाद में थीम, फिर टॉपिक, इस तरह से नैरो डाउन करते हुए चले जाते हैं। और अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। और इससे पहले कि हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करें, मैं चाहता हूं कि हम एक बार डिस्कस करें जो भी हमने बातें अभी यहाँ की, रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे हमें मिलता है, क्या करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुछ जिज्ञासाएं प्रश्नों के रूप में मुझसे पूछें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। प्रवीण जी, अलका मैडम, जी सर, श्वेता मैडम, पावक जी और अन्य सभी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, वीरेंद्र जी, दीपक जी, और भी बहुत से ऐसे लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म, कीर्ति मैडम, लक्ष्मी मैडम, अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। हम एक जनरल डायलॉग कर रहे हैं, प्लीज। जैसे आपने बताया कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव में सर कुछ क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं, कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो ऐसा सर हमने भी जो है कई जगह फेस किया। कुछ लोग जो है क्वेश्चन में कहते हैं लिखने के लिए, कुछ लोग कहते हैं स्टेटमेंट में लिखो। तो सर ओरिजिनल में क्या सर कोई नियम है कि ऐसे लिखना चाहिए, या जैसा देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था कि हमारे यहाँ 1020 यूनिवर्सिटीज हैं और नियम अपनी जगह होते हैं, फॉर्मेट अपनी जगह होता है, और साथ साथ अभिसमय अपनी जगह होते हैं। अभिसमय का मतलब है जो हमारे अभिसमय का अर्थ होता है कि ऐसे नियम जो कहीं लिखित में नहीं होते हैं, कन्वेंशंस, ये कन्वेंशंस हमेशा फॉलो किए जाते हैं। जैसे आप आरआईज में काम करेंगे, पीएचडी में, तो वहां वो कहते हैं कि हम क्वालिटेटिव वर्क कराना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसी समस्याओं पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जो जमीन से निकली हुई हो, जिनको इंटरप्रेट करना हार्ड हो, और हम कैलकुलेशंस को ज्यादा फेवर नहीं करते हैं। आप डीयू, जेएनयू या यहाँ जाएंगे, वो रिसर्च क्वेश्चंस के बिना काम करना ही नहीं पसंद करते हैं। तो जो अगर फॉर्मेटिंग आपको देखनी है, रिसर्च की फॉर्मेटिंग कैसी होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक जॉन डब्ल्यू बेस्ट की है। वो भी मैं आपको उसका भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और उसके बाद भी बहुत सारी बुक्स आई हैं, करलिंगर की किताबें हैं, कोहरान की किताब है, और कोहेन की किताब है। कोहेन मिक्स रिसर्च को प्रमोट करता है। इस तरह से वी हैव सो मेनी बुक्स फॉर रिसर्च। बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, लेकिन इन बहुत सारी किताबों में सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, या किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये मतलब डिसाइड करना बहुत ही एक कठिन काम है। और रिसर्च में सबसे ज्यादा कल रिसर्च में जो सबसे कठिन काम होता है, पावक जी, वो सबसे कठिन काम है मेथडोलॉजी चूज करना। सपोज दैट कि आप लेबोरेटरी वर्क चूज कर रहे हैं, तो लेबोरेटरी वर्क के लिए आपको मेथडोलॉजी चूज करना, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, ये चूज करना बहुत जरूरी है। एक आदमी आपसे कहता है कि आर्यभट्ट ने जीरो खोजा, और आप उसको मान लेते हैं,
आर्यभट्ट 323 ईस्वी पूर्व हुआ था और 3000 साल पहले महाभारत हुआ था, और महाभारत के कैरेक्टर ने अपने बच्चों को 101 काउंट कर लिया था, 100 लड़के और एक लड़की। यस तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट अगर आर्यभट्ट ने जीरो खोजा था तो गांधारी ने अपने बच्चों को 101 कैसे गिन लिया था? जैसे सेम चीज 18 चौड़ी सेना थी तो कैसे गिन लिया सर 18? कैसे काउंट कर लिया गया था? तो अगर हम इस पे क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो अगर हमें इस पे रिसर्च करनी है इस टॉपिक पे, तो उसका मेथडोलॉजी हम क्या चूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगा यहाँ, क्योंकि सारी चीजें ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं। यस सर। हमारे पास यहाँ बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नहीं या नहीं प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट या ग्राउंडेड थ्योरी, हमारे पास ये सब करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं ग्रंथों को तो पाते हैं कि आर्यभट्ट ने कहीं नहीं लिखा है कि ही इन्वेंटेड द जीरो। वो ऑलवेज आर्यभट्टियम में लिखता है कि उसने जीरो को खोजा, जीरो का आविष्कार नहीं किया, ही डिस्कवर्ड। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ये इंटरप्रिटेशन करने वालों की वजह से हुई है, यस सर। जिन्होंने शब्दों को पढ़ा और बहुत हल्के ढंग से उनकी व्याख्या कर दी। ऐसे तमाम सो कॉल्ड लोग थे कि जिन्होंने उन शब्दों को ठीक ढंग से नहीं समझा और उनको गलत ढंग से व्याख्यायित कर दिया, उद्धृत कर दिया कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। तो इस यस तरह से अगर हम किसी ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक क्लास हो रहा है और उस क्लास में, ऑनगोइंग क्लास में, आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू एक्शन रिसर्च। आपको एक्शन रिसर्च करना पड़ेगा। यस और सर। एक्शन रिसर्च के लिए अगर आप कहें कि पहले से एक टूल बना लें, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एक ऑन गोइंग क्लास में आपसे कहा जाए कि आप इस पे रिसर्च करें और फौरन आप मुझे बताएं, तो वहां आपके लिए टूल बनाना, स्टैंडर्डाइज करना, फिर उसके बाद बच्चों को देना, क्या ये पॉसिबल है? नो सर, नेवर। नहीं है पॉसिबल। तो मैं ये कहता हूं कि शोध शीर्षक का चयन, उसको चयनित करना, उसको धीरे 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 नैरो डाउन करना, मतलब संक्षिप्तता की तरफ ले जाना, ये कठिन काम है और ये बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपकी रुचि होनी चाहिए उस क्षेत्र में। उस रुचि के बाद आप सूक्ष्मता पूर्वक आगे बढ़े कि हमको स्पेसिफाई कहाँ करना है। जैसे हम कहें कि हमको पेट का ऑपरेशन कराना है, तो भाई पेट तो काफी बड़ा है, पेट के किस एरिया में हमको ऑपरेशन कराना है, पेट के हमारे किस क्षेत्र में क्या समस्या है, सबसे पहले हमको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद में तब हम उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। और ये छोटी छोटी सी चीजें और भी वहां ध्यान रखनी है कि हमारे पास डेटा कलेक्शन का भी कहीं ना कहीं एक एप्रोप्रिएट वे होना चाहिए। अगर हमारे पास डेटा कलेक्शन का कोई एप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है तो हम उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं। हमने अमेरिका का कोई क्लस्टर ले लिया, वहां कुछ इस तरह के स्कूल्स होते हैं कि गांव के पढ़े लिखे लोगों को कह दिया जाता है कि आप वहां बच्चों को, वहां प्राइमरी स्कूल की जगह ग्रामीण क्षेत्रों में एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी पढ़े लिखे हुए लोग हैं उस गांव में, उनको कह दिया जाता है कि आप इन बच्चों को शिक्षित करें और साल के अंत में आके अचीवमेंट परफॉर्मेंस ये दिखाएं कि कितना अचीव किया बच्चों ने, उसके अकॉर्डिंग आपको बजट का एलोकेशन होगा। गवर्नमेंट प्राइमरी को वहां पे छोड़ चुका है।
और वो उन्होंने ड्यूटी जिम्मेदारी बहुत से पढ़े लिखे लोगों को दी है जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। तो अगर हम इस टॉपिक पर कि क्या इस तरह की स्कूलिंग हमारे यहाँ भी एस्टेब्लिश की जा सकती है, तो हमको कहीं ना कहीं डेटा की अवेलेबिलिटी भी देखनी होगी कि क्या अमेरिका आना जाना हमारे लिए संभव है, क्या हमारे पास इतना समय है, क्या हमारे पास इतना बजट है। हम मान लीजिए कानपुर में नौबस्ता में बहुत जाम लग जाता है, मछरिया चौराहे में या नएगंज में या घंटाघर में, मेस्टर्न रोड में, बर्रा में, बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जहां जाम लग जाता है। तो अब अगर हम इस पे वर्क करना चाहें कि क्यों जाम लग जाता है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना पड़ेगा, हमें वहां की समस्याओं को बार बार देखना पड़ेगा। जैसे कानपुर में बिजली के तार कहीं से भी वो लटकते रहते हैं और कहीं से किसी को भी छू जाते हैं। किसी भी मोहल्ले में बिजली के तार ईश्वर के आशीर्वाद की तरह लटकते रहते हैं। तो अब अगर आप इस पे काम करना चाहें तो ऑब्वियसली आपको समय भी देना पड़ेगा और आपके पास आने जाने आपको आना जाना भी पड़ेगा। तो जो शोध समस्या है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक शोध समस्या में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं और वो जैसे सबसे पहले तो आपको कुछ वेरिएबल लेना चाहिए, दो या दो से अधिक, क्योंकि जब दो या दो से अधिक होंगे तभी आप उनके बीच में रिलेशनशिप खोज पाएंगे। अगर दो या दो से अधिक नहीं होंगे तो आप उनके बीच में संबंध कैसे खोजेंगे। नहीं भी दो या दो से अधिक हो, एक ही हो, तो आप उसके सब एरियाज पर बात कर पाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, जो भी आपका शोध शीर्षक होता है वो अपने आप में एक प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन उसको लिखा जाता है स्टेटमेंट फॉर्म में। कैसे? एक कंपैरिजनल स्टडी ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ PPN डिग्री कॉलेज एंड DAV डिग्री कॉलेज टीचर्स ऑफ कानपुर। इसी में आप जो है मेल टीचर्स कर सकते हैं, मेल टीचर्स एंड फीमेल टीचर्स। इसी में आप जो है रूरल कानपुर शहर और कानपुर देहात के अध्यापक प्रशिक्षक महाविद्यालयों के शिक्षकों के शिक्षकों के व्यवसाय संतुष्टि में तुलनात्मक अध्ययन करना, या व्यवसाय संतुष्टि पर सैलरी हाइक के प्रभाव का अध्ययन करना, व्यवसाय संतुष्टि पर PF के प्रभाव का, व्यवसाय संतुष्टि पर नवीन प्रकार के प्रशिक्षणों का प्रभाव। तो ऐसा कुछ भी जब आप करते हैं तो वहां पर इसको, इस इंटरोगेटिव क्वेश्चन को, सेंटेंस को एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होता है। और ये स्टेटमेंट फॉर्म आपको अपने, जब आप प्रीवियस रिसर्चेस देखेंगे वहां से आपको वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी का अपना अलग अलग तरीका है। यदि आप केस स्टडी लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली केस स्टडी लिखने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। केस स्टडी में यदि जैसे फ्रायड महोदय थे, तो फ्रायड महोदय ने तो सारा काम ही अपना केस स्टडीज पर किया था। तो मान लीजिए आपकी क्लास में बहुत सारे गिफ्टेड चाइल्ड हैं या बहुत सारे अपराधी बालक हैं जो सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो समझते हैं कि वो बहुत योग्य हैं, उनको टीचर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है,
वो आपको कुछ नहीं समझते हैं। और आप ऐसे बच्चों पे यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप इस तरह के 5 बच्चों को चयनित करते हैं और उन 5 बच्चों को चयनित करने के बाद में उन पर काम करते हैं। तो जब आप ऐसे बच्चों के लिए टॉपिक फ्रेम करेंगे तो उसका एक तरीका होना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए, उसको लिखने का एक फिक्स तरीका है और वो फिक्स तरीका आप सभी में अलग अलग तरीका है। जैसे केस स्टडी में आप लिखेंगे तो सीधे से ए स्टडी ऑन, बस, और जो आपका वेरिएबल है आप ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये तरीका आप कंपैरिजनल स्टडी में आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यदि आपको कंपैरिजनल स्टडी करना है तो फिर आप दूसरे तरीके से लिखेंगे। आप लिखेंगे कंपैरिजनल स्टडी ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ कानपुर। तो ये सभी के, अगर वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है तो अलग तरीका होगा, अगर कंटेंट एनालिसिस है तो अलग तरीका होगा, ग्राउंडेड थ्योरी है तो वो अलग तरीका होगा। और एक बहुत ही अच्छी बुक है डॉक्टर डी.एन. संसनवाल की, उन्होंने बहुत ही डिटेल में जाकर के टॉपिक लिखने के तरीके बताए हैं कि किस तरह की रिसर्च में क्या टॉपिक लिखे जाने चाहिए। मैं पावक जी को और शरद जी को वो दोनों बुक, उस बुक का फ्रंट पेज मैं भेज चुका हूं, आप चाहें तो उसको क्रय कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट फॉर्म में लाना है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप रेलेवेंट डेटा भी कलेक्ट कर सकें। ऐसा टॉपिक आप नहीं चूज कर लें कि जिसमें आपको डेटा ही नहीं मिले। आप उइगर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को संदर्भ में रखते हुए अगर आप ये चाहें कि उइगर बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है, इस पर आप एक रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू चाइना, और चाइना आपको उइगर लोगों से मिलने ही नहीं देगा। तो डेटा रेलिवेंट ढंग से आपको मिल जाए, इसकी भी सुनिश्चितता आपको करनी पड़ेगी। जो चमड़े के कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, क्या उनके बच्चों को शिक्षा के समुचित साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं? इस पर यदि आपको रिसर्च करनी है तो आपको उन झुग्गी झोपड़ियों में, बस्तियों में जाना पड़ेगा, उन बच्चों से बात करनी पड़ेगी। और ऑलवेज जो आपका टॉपिक होना चाहिए, हमेशा कहा जाता है कि ये सिग्निफिकेंट होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। और सार्थक से यहाँ पे अर्थ होता है कि एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो व्यक्ति के काम आए, समाज के काम आए, देश के काम आए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जो आपके ऊपर ही आधारित हो, जो आपकी पर्सनल नीड पे आधारित हो, जिससे सिर्फ आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो। ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए। चेंज, हमेशा परिवर्तन से आपके शोध शीर्षक निकलते हैं। जैसे अभी आपने देखा है कि पेंडेमिक आने के बाद हाइजीन को हम बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले ऑब्वियसली हम इतना ज्यादा हाइजीन को स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में, इंस्टीट्यूट्स में प्रमोट नहीं करते थे। लेकिन अभी जो हम प्रमोट कर रहे हैं उससे हमारा बजट बढ़ा। सभी बच्चों का टेम्परेचर लेना, उसके बाद में सभी को लिक्विड प्रोवाइड करना, सभी कुछ एक्स्ट्रा मास्क भी रखना। तो ये जो एक चेंज हुआ हमारे लिविंग स्टाइल में, इस चेंज से रिसर्च के लिए बहुत सारे हमारे पास एरियाज ओपन हो गए। तो ऑलवेज जो ये नए परिवर्तन होते हैं, इन नए परिवर्तनों से भी रिसर्च के टॉपिक निकलते हैं। टॉपिक ऑलवेज शुड बी जेन्युइन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मौलिक से यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। मौलिक से यहाँ पर आपकी प्रक्रिया से है कि आपकी जो शोध प्रक्रिया है
जो आप शोध कर रहे हैं वो अपने आप में मौलिक होना चाहिए। इसका अर्थ यहाँ ये कदापि नहीं होता है कि उस टॉपिक पे काम हो चुका है तो आप नहीं कर सकते हैं। काम हो चुका है लेकिन वो 5 साल पहले हुआ था या उसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए आप दोबारा कर रहे हैं। टॉपिक जो आप चूज कर रहे हैं उसका ऑलवेज थ्योरेटिकल वैल्यू होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं कोई सैद्धांतिक मूल्य होना चाहिए। इस पर भी जैसे चाइना में बहुत से ऐसे रिसर्चेस किए जाते हैं, कहीं वो कृत्रिम सूर्य बनाते हैं, कहीं वो कृत्रिम चांद बनाते हैं ग्रेविटी मुक्त। वो इस तरह के प्रयोग करते हैं कि ऑलवेज वो एथिक्स का वायलेशन करते हैं। कभी चमगादड़ खाते हैं तो कभी तिलचट्टे खाते हैं। इस तरह से हम सब ये पाते हैं कि उनके जितने भी रिसर्चेज हैं वो बहुत ओवर एम्बिशियस हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। ऑलवेज एथिक्स को अवॉइड करके, थ्योरेटिकल वैल्यूज को अवॉइड करके वो काम करते हैं। बजट, बजट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि रिसर्च टॉपिक इस तरह का होना चाहिए जो आपके बजट के अंदर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बजट से बाहर चला जाए। टाइम फ्रेम में होना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए, मान लीजिए आप ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं और वो ट्रेंड एनालिसिस आप कह रहे हैं कि अभी के ट्रेंड देखेंगे और 10 साल बाद के देखेंगे, तो उसके लिए आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। और अगर आप 10 साल वेट करेंगे तो अननेसेसरीली आप जो है बीच के टाइम में बैठे रहेंगे। तो इस तरह से टाइम फ्रेम, टाइम स्पैन फिक्स करना बहुत कंपलसरी है। आप चाहे ट्रेंड एनालिसिस करें, चाहे लॉन्गिट्यूडनल, चाहे क्रॉस सेक्शनल, कोई भी इस तरह का वर्क करें, वहां पर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो टॉपिक से भी टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टूल चूज करें, वो मतलब आप जो भी टॉपिक चूज करें उस टॉपिक में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप इससे डेटा, आप इसका डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप अपने टॉपिक में लिखते हैं कि रेशनल ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम करके आप जो लिखते हैं वो वहां पर जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके टॉपिक की रेलिवेंसी को प्रूव करता है कि आपका जो शोध समस्या है वो अपने आप में प्रासंगिक है। बहुत से शोध पहले हुए हैं लेकिन उनमें कुछ कमियां रह गई, लैक रह गए। टाइम स्पैन का लैक हो सकता है, वेरिएबल्स का लैक हो सकता है, सैंपल का लैक हो सकता है, प्लेस का लैक हो सकता है। बहुत से, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने जो है कानपुर शहर के महिला एवं पुरुष अध्यापकों के शिक्षण दक्षता पर अध्ययन किया है और दूसरे कोई व्यक्ति आए, उन्होंने उसको विठूर कर लिया या उन्नाव कर लिया, या किसी ने उसको जो है कन्नौज कर लिया। तो गलत नहीं है, आप कर सकते हैं, करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट के रेफरेंस में मन में मत रखिए। उसमें आप कुछ नए वेरिएबल बढ़ाइए। आप किसी कार्य को जो प्रीवियसली हो चुका है उस काम को मस्तिष्क में रखिए, प्रेरणा लीजिए, लेकिन हू बहू उसको कॉपी मत कीजिए। आप वहां उन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्या वो और अच्छा कर सकते थे, इसको ध्यान में जरूर रखिए। और सबसे अच्छे रिसर्च टॉपिक निकला करते हैं रिसर्च सजेशंस से। आपको हमेशा पीएचडी थीसिस और लघु शोध देखने चाहिए। वहां सबसे पीछे की तरफ दो कंपलसरी हेडिंग होते हैं, पहला रिसर्च, फर्दर रिसर्च सजेशंस, और दूसरा इम्प्लीकेशंस। आपको ये दोनों पढ़ने चाहिए, क्योंकि फर्दर रिसर्च सजेशंस से हो सकता है
उनके लिए वो फर्दर रिसर्च सजेशन था, और आपके लिए हो सकता है वो आपका रिसर्च टॉपिक हो। तो वो जरूर देखना चाहिए। तो अविनाश जी, अगर इतने कंटेंट से आपको कुछ प्रश्न सूझ रहे हैं तो बताइए, अन्यथा फिर आगे बढ़े। अविनाश जी। जी सर, अभी अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, आगे बढ़ सकते हैं सर। अच्छा, और भविष्य में अगर मैं कभी उस तरफ आया तो मैं आपको पूरे दिन एक बार पढ़ाऊंगा, और आपको कम से कम 10 से 15 रिसर्चेस जो अलग अलग टाइप की होती हैं उनका अभ्यास कराऊंगा फिजिकली, कि कैसे लिखा जाता है हमारा शोध शीर्षक। इसकी अपनी एक फॉर्मेटिंग है, और उसको मतलब 1 घंटे में बता पाना इतना आसान नहीं है। तो आप उस बुक को जरूर देखिएगा, डॉक्टर डी एन सनसनवाल सर का बुक है। जी सर, जरूर देखेंगे। एक रिसर्च में अलग अलग तरीके से उसको लिखा जाता है। जैसे आप कंटेंट एनालिसिस करेंगे तो उसको लिखने का तरीका अलग है, ग्राउंडेड थ्योरी का लिखेंगे तो अलग है, फोकस ग्रुप में अगर आप बनाएंगे तो अलग है, अगर आप 2 ग्रुप्स में जस्ट तुलना करके क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो उसका टॉपिक अलग लिखा जाएगा। मोटा मोटा मैं क्वांटिटेटिव में आपको बता दूं कि अगर क्वालिटेटिव हैं तो वो ए स्टडी ऑन करके लिख दिए जाते हैं। अगर क्वालिटेटिव हैं तो हो सकता है वहां भी कंपैरिजनल स्टडी हो, 2 विचारों के बीच में अध्ययन हो रहा है, एक कंपैरिजनल स्टडी ऑन थॉट्स ऑफ पीस है, और महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों में तुलनात्मक अध्ययन वहां भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो ऑलवेज कंपैरिजनल स्टडी करके उसको लिखा जाएगा, या कंपैरेटिव स्टडी करके उसकी स्टार्टिंग होगी। और वहां आप उसको देख के समझ जाएंगे कि कंपैरेटिव स्टडी हो रही है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो सकता है यहाँ पर। अगर विचार नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम टी का प्रयोग करेंगे। अगर टॉपिक में कहीं इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आता है, या इन्फ्लुएंस आता है, तो इसका मतलब है कि रिसर्चर आगे चल करके एनोवा यूज करने वाला है। अगर टॉपिक में ट्रीटमेंट वर्ड आता है, इसका अर्थ है कि जो रिसर्चर है वो अपने रिसर्च में कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट भी करेगा। 2 प्रकार के ग्रुप बनाएगा, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल सॉरी। और एक ग्रुप को वो किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं देगा, और दूसरे ग्रुप को वो ट्रीटमेंट प्रदान करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रीटमेंट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब कि एनकोवा लगाएगा, है ना। तो इस तरह से हम कुछ मोटी मोटी पहचान, अब आपको अलग अलग थीसिस अपनी लाइब्रेरीज में चेक करनी चाहिए, देखनी चाहिए और लिखना चाहिए। 10 ऐसी थीसिस देखनी चाहिए जिसमें लोगों ने टी लगाए हो, उनका टॉपिक क्या है। 10 ऐसी थीसिस जिन्होंने एनोवा लगाए हैं, उनके टॉपिक उन्होंने कैसे लिखे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इफेक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस। तीनों प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन तीनों में क्या छोटे छोटे अंतर हैं। और जब भी आप अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करें तो ब्रॉड एरिया, फिर नैरो, फिर उसको फॉर्मुलेट, फिर वेरिएबल, और फिर उन वेरिएबल्स को कहीं ना कहीं आपको डिफाइन भी करना है। और जब आप अपने टॉपिक को नैरो डाउन करेंगे तो वो नैरो डाउन करने में कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट ग्रुप है, स्टूडेंट्स हैं, अगर टीचर्स हैं, अगर पेरेंट्स हैं, अगर करिकुलम है, तो वो आपको उनसे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए। आपके जो वेरिएबल्स हैं, हो सकता है आप एकांगी दृष्टिकोण से देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि वही दृष्टिकोण सत्य हो। तो अगर आप उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, किस लेवल के लिए आप काम कर रहे हैं, वो प्राइमरी लेवल का वर्क है
या सेकेंडरी लेवल का या हायर एजुकेशन का, ये आपको यू हैव टू फिक्स। और जब आप फिक्स करेंगे तो उस सिस्टम का की स्टडी आपको डिटेल्ड स्टडी करनी होगी, और आपने किसके लिए करना है ये चूज कर लिया, किस लेवल के लोगों के लिए करना है ये भी चूज कर लिया, लेकिन करना क्या है। साइंस से रिलेटेड है हमारा टॉपिक, साइको से रिलेटेड है, या प्रशासन से रिलेटेड है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और डिसाइड करने के बाद में भी आपने विषय तो चुन लिया, लेकिन फिर आपको एक उप विषय भी चुनना पड़ेगा। बुद्धि से संबंधित है, एटीट्यूड से संबंधित है, एप्टीट्यूड से संबंधित है, एटिकेट से संबंधित है, या क्रिएटिविटी या मोटिवेशन। और फिर जब आप इसको कर लेंगे तो जैसे कल हम टूल में ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात कर रहे थे, वैसे ही आपको यहाँ ऑपरेशनलाइज प्रॉब्लम की बात करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि स्टमक में पेन या स्टमक का ऑपरेशन, तो स्टमक तो बहुत बड़ा है। पर्सनैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनैलिटी तो बहुत सारे गुणों का योग है। कितने गुणों पर हम अध्ययन करेंगे पर्सनैलिटी के, पर्सनैलिटी के किस क्षेत्र पर फोकस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पर तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के किस क्षेत्र पर, मतलब हम मैक्रो से माइक्रो होते चले जाते हैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम को चूज करने में। जितना ज्यादा से ज्यादा हम सूक्ष्म हो जाएंगे उतना बढ़िया हमारा रिसर्च प्रॉब्लम बनेगा। इसीलिए एक हेडिंग होता है आपकी थीसिस में, फर्स्ट चैप्टर में, डिलिमिटेशन, एंड यू शुड एक्सप्लेन योर लिमिटेशंस। वहां आपको करनी चाहिए और आप करते भी हैं। आप क्या सैंपल लेंगे, आप वो सैंपल कहाँ की पॉपुलेशन पर होगा, किस स्थान में करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे, किन विद्यालयों में करेंगे, वो विद्यालय किस टाइप के होंगे, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी डिलिमिटेशन में मेंशन करते हैं, और आप सभी लघु शोध में ऐसा करके आए भी हैं, आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। और वही काम यहां शोध में थीसिस लेवल पर और भी सूक्ष्म तरीके से किया जाता है। जनरली जैसे अक्सर लोग लिखते हैं कि आई हैव सेलेक्टेड माय सैंपल रैंडमली, ये सभी एक जनरल सा एक लोगों का कोटेशन होता है, मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है अपना सैंपल। तो अगर आप किसी विद्यालय के बच्चों को चयनित कर रहे हैं अपने न्यायाधीश के रूप में, तो ठीक है, आपने रैंडमली कर लिया है, यादृच्छिक ढंग से उनको चयनित कर लिया है, लेकिन विद्यालयों का चयन कैसे किया है। मैं जब भी कहीं वाइवा लेने जाता हूं, मैं अक्सर वहां एमएड के बच्चों से पूछता हूं कि आपने विद्यालय के बच्चों को तो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन विद्यालयों का चयन कैसे किया है, ये तो आपने कहीं लिखा ही नहीं। भाई कानपुर शहर में तो सैकड़ों की संख्या में विद्यालय हैं। तो इस तरह से हमको मैक्रो से माइक्रो होते चले जाना है। वहां हमको मेंशन करना है कि चूंकि शहर में विद्यालय तो 500 है, लेकिन हमने इन 2 विद्यालयों का चयन उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया है, क्योंकि यहां हमें सैंपल की अवेलेबिलिटी इजीली थी। और हम ऐसा कर सकते हैं कि विद्यालयों का चयन हमने उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया है, लेकिन विद्यालयों के छात्रों का चयन यादृच्छिक ढंग से किया है। सर सुविधापूर्ण दृष्टि से चयन किया जा सकता है कि जो हमारे घर के पास थे? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है। और सैंपलिंग आपको इसकी इजाजत भी देती है। सैंपलिंग में जो भी विज्ञान है, अगर आप उसका जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, आपने ऐसा क्यों किया है,
अगर आप इसके प्रति तर्क दे सकते हैं तो ऑलवेज आप ऐसा कर सकते हैं। सोद्देश्यपूर्ण एक सैंपलिंग की टेक्निक है, बल्कि वहां एक हिमकंदुक टेक्निक भी होती है, स्नोबॉल। मान लीजिए कि आप LIC वालों पर कोई रिसर्च करना चाहते हैं कि LIC वालों के बच्चे जो होते हैं उनको पेरेंट्स का प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि LIC वाले सोते जागते खाते पीते हमेशा वो किसी के फ्यूनरल में भी जाते हैं तो LIC पे ही बात करते हैं, किसी के जन्मदिन में भी जाते हैं तो वहां भी वो LIC की बात करते हैं। तो अगर हम उनके बच्चों पर एक अध्ययन करें कि LIC के जो एजेंट्स हैं उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशनल गाइडेंस नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो अब अगर आप ऐसे क्लस्टर पर काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्नोबॉल सैंपलिंग चूज करनी पड़ेगी। स्नोबॉल सैंपलिंग मींस कि आपने मिश्रा जी को, आप जानते हैं कि मनोज मिश्रा जी LIC के बहुत बड़े एजेंट हैं, करोड़पति क्लब में शामिल हैं। तो आप उनके पास सबसे पहले उनको टारगेट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि मिश्रा जी प्लीज आप हमको बताएं कि LIC के और भी ऐसे व्यक्ति जो LIC का काम करते हो बता दीजिए हमें, हम उनसे मिल लेंगे। तो ये जो तरीका होता है, ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो आप इस तरह से कोई भी टेक्निक इस तरह से चूज कर सकते हैं। ये मतलब आप उसको जस्टिफाई बस करने आना चाहिए। और जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, इवन आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से निकाल सकते हैं। जैसे अभी कोविड एरा में कंटिन्यूअसली मैं देख रहा हूं, 3 बार मुझी को हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि उससे मेरी बहुत सी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक क्षमताओं पर असर पड़ा है। तो हम अपने आम जीवन से भी अपने शोध विषय को, शोध शीर्षक को संबंधित कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन से भी हम इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स को भी शोध का विषय बना सकते हैं। जो पहले रिसर्चेज हुई हैं उनको भी हम कोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अपने जो हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। परिवर्तन के आधार पर बहुत से नए नवीन विषयों का सृजन होता है, तो उन पर भी हम फोकस कर सकते हैं। चूंकि जो समाज है वो क्वालिटी ऑलवेज चाहता है, और क्वालिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस है। तो यहाँ ऑलवेज चेंज होता है, अपडेटेशन होता है, और उनसे नए नए विषयों का सृजन होता है। विज्ञान, कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च अचीवमेंट्स, बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मैं अक्सर एक कोटेशन पेट्रोल पंप में पढ़ता हूं, देखता हूं, और वहां लिखा होता है कि यहां मोबाइल का प्रयोग न करें, और जैसे ही दृष्टि अगली तरफ जाती है वहां पर लिखा होता है पेटीएम करें। तो अब भाई एक तरफ लिखा है कि मोबाइल का प्रयोग न करें, और उसी के ठीक बगल में लिखा है कि पेटीएम करें, तो करेगा तो व्यक्ति मोबाइल से ही। तो इसी तरह के बहुत से कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने आपको शोध में बताया कि एक अक्सर ये कहा जाता है कि शोध मौलिक होना चाहिए, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि ऐसे विषय का चयन करें जिस पे पहले से कुछ काम हो चुका हो, क्योंकि अगर काम नहीं हुआ होगा तो आपको रिव्यू रिसर्चेस नहीं मिलेंगी। तो ये जो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये हमेशा आपके एकेडमिक लाइफ में, एकेडमिक रिसर्च लाइफ में होते हैं। रिसर्च अचीवमेंट्स में भी ऐसा होता है। कहीं हम पाते हैं कि कहीं के मेल ज्यादा कंसंट्रेट हैं, कहीं के फीमेल ज्यादा कंसंट्रेट हैं। तो आप इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी टारगेट करके अपने रिसर्च का आधार बना सकते हैं। प्रैक्टिसेस, जो भी हमारी लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं, यहां से भी हमको रिसर्च के नए नए टॉपिक मिलते हैं। थार्नडाइक ने ही ट्रायल एंड एरर नहीं इन्वेंट किया था। बरसों पहले हमारे यहाँ एकलव्य ने भी, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ इंडिजीनियस पेडागोजी का एकलव्य है,
जिसने प्रैक्टिस के आधार पे ही परफेक्शन पा लिया था। तो प्रैक्टिस में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गैप्स मिलते हैं जिनसे हम रिसर्च टॉपिक को सृजित कर सकते हैं। आम जीवन में जो प्रशासन है वहां से भी हमें मिल जाते हैं। और बेसिकली ये 3 मोटे मोटे क्षेत्र हैं जहां से हम अपने रिसर्च टॉपिक्स को क्रिएट करते हैं या खोजते हैं। डॉक्यूमेंट्री रिसोर्सेज, पर्सनल सोर्सेज, लाइब्रेरी सोर्सेज। और इसके बाद ये फिर वही बातें जो लगभग हम कर चुके हैं। मैं आपको ये पीपीटी भी सेंड कर दूंगा, आप इसको एक बार देखिएगा। और प्रॉब्लम को, ऐसी प्रॉब्लम हो जहां फैक्ट को कलेक्ट किया जा सके, डिटरमाइन किया जा सके, रिलेशनशिप को ट्रेस किया जा सके, पर्पस होने चाहिए हमारे एक्सप्लेनेशंस के, हैं। और फिर इसके बाद ये गुड टॉपिक के लिए भी, ये भी आप सभी जानते हैं, इंटरेस्टिंग हो, रिसर्चेबल हो, सिग्निफिकेंट हो, मैनेजेबल हो, एथिकल हो, ओरिजिनल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, वो बजट और टाइम फ्रेम में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो आपका टॉपिक हो वो कहीं ना कहीं वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब कि बहुत सी बार हमारे मन में कुछ ऐसी चीजें बनी रह जाती हैं और हम उसको ठीक ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, वो वेगनेस हो जाती है। शब्दों के माध्यम से आपके शोध का उद्देश्य या शोध का औचित्य स्पष्टतया प्रकट होना चाहिए, वेगनेस नहीं होना चाहिए, है ना। और ये आप तब कर पाएंगे जब आपका रिसर्च का टॉपिक क्लियर हो, उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर हो, रिसर्च क्वेश्चंस से रिलेटेड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड आपके हाइपोथेसिस या एजम्पशंस भी क्लियर हों। और बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये लगभग जो बातें हैं, हम ये वेल रिटन स्टेटमेंट की बात आती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है जरूर, लेकिन उसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, और स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। कानपुर शहर के महिला एवं पुरुष अध्यापकों के आईसीटी जागरूकता पर तुलनात्मक अध्ययन, ये एक टॉपिक हो गया। तो अब यहाँ पर बहुत सी चीजें बिल्कुल क्लैरिटी लिए हुए हैं। किस शहर के? कानपुर। कानपुर के कौन? पुरुष एवं महिला। टीचर ये भी होना चाहिए कि वो अध्यापक प्रशिक्षक केंद्रों के हैं या सामान्य हायर एजुकेशन कॉलेजों के हैं। क्या कर रहे हैं? तुलनात्मक अध्ययन। काहे का तुलनात्मक अध्ययन? आईसीटी जागरूकता का। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक होना चाहिए वो बहुत ही पिन पॉइंटेड और प्रिसाइज होना चाहिए। और एक मैं जानकारी आपको बियॉन्ड द सिलेबस बता दूं, वो ये है कि आपके थीसिस में जब तक आप करते हैं कुछ भी चेंज हो सकता है। आप ड्यूरिंग रिसर्च आप अपने ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, कैलकुलेशन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपका टॉपिक फिक्स हो गया और वो रजिस्टर्ड हो गया, तो इवन आप उसमें कॉमा, हाइफन, डैश ये तक भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं। So that, my dear half friends, you should aware always to choose your topic। आपको हमेशा इसमें अवेयर रहना चाहिए। और इसके बाद एक और भी चीज मैं आपको बताऊं
कि अब हमको जैसे लिखना है उद्देश्य। तो जब हम उद्देश्य लिखते हैं तो आपको हमेशा, एक मिनट, क्या मेरा पीपीटी नहीं दिख रहा है? ओह सॉरी, हट गया था। यस सर, नो। तो यहाँ मैं आपको ये बहुत सारी चीजें बता रहा था टॉपिक से रिलेटेड, और मैं यहाँ पे ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद में ये डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ये लगभग चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब इसके बाद हमको सबसे लास्ट में बात करनी चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 1 मिनट, तो सबसे पहले तो हमारा रिसर्च टॉपिक, और जब ये रिसर्च टॉपिक हमें मिल जाता है तो रिसर्च टॉपिक मिलने के बाद में अब हमारे सामने एक सबसे बड़ी ये समस्या है कि इस नैरो किए हुए टॉपिक से हमने मान लीजिए लिखा है कि कानपुर शहर के पुरुष एवं महिला अध्यापकों, कानपुर शहर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पुरुष एवं महिला अध्यापकों के आईसीटी जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन, ये हमने एक टॉपिक बनाया। तो अब जब हमने एक टॉपिक ये बनाया तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अब हमको यहाँ पर फ्रेम करने हैं रिसर्च क्वेश्चन। और ये जब रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, यही रिसर्च क्वेश्चन आगे चल के बनेंगे हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यही रिसर्च क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर पुरुष हैं, हमारे पास यहाँ पर महिलाएं हैं, और हम इन पुरुष महिलाओं में क्या देख रहे हैं? आईसीटी जागरूकता। तो अब हमको कुछ मोटी मोटी चीजें, कि सबसे पहले तो हमको यहाँ आईसीटी को डिफाइन करना है। आईसीटी में ये राइटिंग की बात कर रहे हैं, रीडिंग की बात कर रहे हैं, स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, या लर्निंग की बात कर रहे हैं, या इसको विजुअली देखने की बात कर रहे हैं, या इसको कहीं बनाने की बात कर रहे हैं, या यूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ढेर सारी चीजें हैं इसमें, और इन ढेर सारी चीजों में अब इसके बाद हम फ्रेम कर लेंगे कि राइटिंग में फीमेल की क्या एबिलिटी है, मेल की क्या एबिलिटी है। उसके बाद रीडिंग में फीमेल की क्या एबिलिटी है, और रीडिंग में मेल की क्या एबिलिटी है। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग ग्रुप बनते हुए चले जाएंगे। तो यहां हम सबसे पहला उद्देश्य बनाएंगे कि कानपुर शहर के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के आईसीटी लेखन, जो आईसीटी में जो भी लेखन कार्य होता है, वो चाहे वर्चुअली हो, वो चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी भी गैजेट में हो, जो राइटिंग रिलेटेड एबिलिटी है उनका अध्ययन करना। आप ये दो अलग अलग भी बना सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे कि कानपुर शहर के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के
आईसीटी अध्ययन से संबंधित क्षमताओं का अध्ययन करना, ये दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये तरीका होता है ऑब्जेक्टिव लिखने का। क्वांटिटेटिव में आप आते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको वहां लिखना पड़ेगा कि टू स्टडी करके लिखना पड़ेगा है, टू स्टडी द एबिलिटी ऑफ आईसीटी राइटिंग या आईसीटी लर्निंग है ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स ऑफ कानपुर सिटी। इस तरह से करके आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। लेकिन अगर आप यही काम कर रहे हैं, मान लीजिए केस स्टडी में आप कुछ कर रहे हैं, तो अब अगर केस स्टडी में आप उद्देश्य बनाएंगे, मान लीजिए आप अध्ययन कर रहे हैं अपराधी बालक पर, या आप यहाँ पर नोट कर लें कि पिछड़ा बालक पर आप काम कर रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इस क्लास में 50 से ऊपर लोग हैं, लेकिन इस क्लास में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एक भी बार नहीं अभी तक बोले हैं 4-5 दिन के क्लास में हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारी समस्याओं को सामने रखते हैं। मतलब इनमें से तमाम प्रकार के लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं, एंट्रोवर्ट हैं, एम्बीवर्ट हैं, ओमनीवर्ट हैं, पॉलीवर्ट हैं, टेक्नोवर्ट हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो अगर हम इसी तरह से इंटेलिजेंस के आधार पर पिछड़े बालकों पर बैकवर्ड चाइल्ड पर कोई अध्ययन कर रहे हैं, तो बैकवर्ड चाइल्ड पर अध्ययन के लिए हमने मान लीजिए केस स्टडीज ऑन बैकवर्ड चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस, ये हमारा टॉपिक हो गया। एक सीधा सा केस स्टडीज पर हमारा टॉपिक है, ये समझ में आ गया। अब हमको इसमें बनाना है कि टू स्टडी अब आप यहां लिखते चले जाएंगे, टू स्टडी ऑन साइको एक्टिविटीज ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े बालक की मानसिक गतिविधियों का अध्ययन करना, ये पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य हमारी केस स्टडीज का क्या है? पहले में मानसिक लिया, फिर अधिगम आधारित शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन करना, फिर उसके बाद हमने तीसरा लिया अधिगम आधारित मनोसामाजिक, चौथा लिया मनोगत्यात्मक। तो इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं। ये हमारे रिसर्च के उद्देश्य हैं, और उद्देश्य से ही कहीं ना कहीं जनरेट होता है कि आप नल हाइपोथेसिस बनाओगे या आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाओगे या आप एजम्पशन बनाओगे। रिसर्च में एक एक हेडिंग या एक एक सिरा दूसरे सिरे से अंतर संबंधित है। ये अपने आप में इंटर रिलेटेड भी है, इंटर डिपेंडेंट भी है और इनका आपस में एक इंटरेक्शन भी होता है। रिसर्च में जब हम प्रत्येक लाइन ऐसे लिखते हैं, एक स्टेंजा हम यहाँ जो खत्म कर रहे हैं, अगला पैराग्राफ उसी से रिलेटेड यहाँ शुरू होना चाहिए। दिस इज द रिसर्च। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी उसमें मैटर डाल दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमने उसको पूर्ण मनोयोग से नहीं लिखा है। ये जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो एक एक हेडिंग हमारी बिल्कुल फिक्स है। हमने रिसर्च टॉपिक लिया, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। रिसर्च टॉपिक से के बाद आपको हमेशा रिसर्च क्वेश्चन बनाने चाहिए। अभी तो जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं, तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपसे ये पूछता है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ योर रिसर्च वर्क। आपके शोध कार्य का मतलब कौन सा सबसे ऐसे महत्वपूर्ण है जो आपने शोध में दिया है, आपने ऐसा सोसाइटी को
अपने शोध के माध्यम से। तो ये सवाल अगर आप अपने मस्तिष्क में शुरुआत से ही नहीं रखेंगे तो कैसी बात बनेगी? आप शोध कार्य खत्म करने के बाद भी आप कैसे लिख पाएंगे कि आपने क्या क्या उसमें जनरलाइजेशन किया है, क्या ऐसी नई चीजें खोजी हैं, क्या ट्रायंगुलेशन किया है आपने जो आप आगे आने वाले रिसर्चर्स को दे पाए। तो टॉपिक के बाद में सबसे महत्वपूर्ण शोध प्रश्नों को बनाना है, शोध प्रश्न निर्मित करना चाहिए। कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आपका सर स्क्रीन इज नॉट शेयर, नहीं मैंने अभी ऑफ किया है, नहीं हो रहा है, मुझे मालूम है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से शोध के प्रश्न आपके टॉपिक से निकल रहे हैं। जितना आप अपने टॉपिक को मैक्रो से माइक्रो करेंगे, जितने आप प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ेंगे, उतना जितना आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। हम सभी जानते हैं कि राम ने सीता को निकाल दिया, ऐसा कहते हैं, लिखा है, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है। अरे हम ये भी तो मान सकते हैं कि भाई 14 साल वनवास में थे, बच्चों को जन्म देना था, बच्चों को बड़ा करना था, और एक व्यक्ति अपने राज्य से दूर था, उसको राज्य शासन करना था। अगर महिलाओं को निकाला जाए, नाराज होती हैं, तो वो सबसे पहले अपने पिता के घर जाती हैं। गुरु के यहां जाके क्यों सीता जी रहने लगी? तो जरूरत होती है क्रिटिकल थिंकिंग की। दोनों व्यक्तियों ने, परिवार में पति पत्नी ने, दोनों ने निश्चय किया कि भाई हमने बहुत सा समय अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए दे दिया है, मैं राज्य शासन का कार्य करूंगा और आप जाइए, अब आप संतति का निर्माण कीजिए और उनको गुरु के आश्रम में अच्छे वातावरण में उनको शिक्षित कीजिए, जन्म दीजिए और शिक्षित कीजिए। और माता सीता ने वो काम वहां किया। लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसा लिख दिया कि निकाल दिया, बस हमने भी सबने उसको मान लिया। क्रिटिकल थिंकिंग हमने कभी की ही नहीं, गहन चिंतन हमने कभी नहीं किया। अरे कौरवों के 100 बच्चे थे, क्लोन भी तो हो सकते हैं। पुष्पक विमान था, ऑटोमेटेड, हमारे बहुत से ऐसे विमान हैं। बहुत सी चीजें माइथोलॉजी में है। तो शोध में भी यही कार्य होता है, टॉपिक डिसाइड करना है। टॉपिक डिसाइड करने के बाद आपको स्वयं अपने लिए प्रश्नों का निर्माण करना है। वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी पूरी थीसिस घूमेगी। जैसे कल एक कोई लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको सबसे बड़ा क्रिटिक खुद ही करना है अपने लिए। अपने लिए जो चुनौतियां हैं वो खुद ही अपने आप को देनी है। शोध प्रश्न बनाएंगे, उन्हीं शोध प्रश्नों से आपके शोध के उद्देश्यों का निर्माण होगा, और उन्हीं शोध के उद्देश्यों से, जैसे शोध प्रश्न आप ये बना सकते हैं, आईसीटी की बात हमने की, तो आप ये कह सकते हैं कि कानपुर शहर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मेल और फीमेल टीचर्स का जो हम आईसीटी अवेयरनेस चेक कर रहे हैं, तो वहां पहला सवाल कर सकते हैं कि आईसीटी अवेयरनेस चेक करना है इन पुरुष एवं महिला अध्यापकों की। दूसरा प्रश्न आप ये खड़ा कर सकते हैं कि क्या इन्होंने पिछले 5 सालों में इनोवेशंस किए हैं, क्या इन्होंने न्यू ट्रेंड्स को फॉलो किया है। फिर उसके बाद आप और भी माइक्रो ढंग से जा सकते हैं कि क्या ये विजुअल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या ऑडियो विजुअल यूज करते हैं, या इन्होंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस लिए, कॉपीराइट लिए, पेटेंट लिए। तो इस तरह से आप ये बना लेते हैं रिसर्च क्वेश्चन। फिर रिसर्च क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव में तोड़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपको हाइपोथेसिस और एजम्पशन बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही मुझे विराम देना चाहिए, और अगर आपके पास
चलते चलते कुछ प्रश्न हैं तो कृपया प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि हम लोग सीमा से आगे जा रहे हैं। प्लीज। जी रीता मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। रीता मैम, आप अपने आप को पहले अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी सर, कोई मेरा बात एक क्वेश्चन है सर। हाँ। जी। सर, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन होता है और हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च ऑब्जेक्ट, और सर जो हमारी हाइपोथेसिस होगी, सर ये टेक्निकल प्रश्न है क्या सर? वो जितनी हमारे रिसर्च क्वेश्चन होंगे, जितने हाइपोथेसिस होंगे और उतने उद्देश्य, मतलब तीनों एक ही, मतलब 5 जैसे रिसर्च क्वेश्चन हुआ, 5 हमारे ऑब्जेक्ट हुए, 5 हमारी हाइपोथेसिस, क्या ये जरूरी है या फिर हम देखिए, इसको सब रिसर्च बता दें? क्वेश्चन आपका बस एक भी हो सकता है। अच्छा। रिसर्च क्वेश्चन बस ये हो सकता है कि यू आर सीकिंग द आईसीटी अवेयरनेस ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स ऑफ कानपुर सिटी। ये Yes, sir. एक आपका रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है। आपने आईसीटी अवेयरनेस लिख दिया, ये एक रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है बस। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव उतने ही हो जितने आप हाइपोथेसिस या एजम्पशन बनाएं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम एक ऑब्जेक्टिव में 2 हाइपोथेसिस बनाते हैं या 3 हाइपोथेसिस बनाते हैं। कभी कभार हमें ऐसी आवश्यकता हो जाती है। तो ये फिक्सेशन नहीं है, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है। ये डिपेंड करता है, जैसे आप दही में चीनी ज्यादा खाते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप पपीता खा रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं या आप चाय पी रहे हैं, तो उसमें आपको शुगर की क्वांटिटी कम चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके वर्क ऑफ नेचर पर। सर, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि ऑब्जेक्ट और आपके हाइपोथेसिस, मतलब जितने आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उतनी हाइपोथेसिस होना जरूरी नहीं है? देखिए, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अच्छा। जितने आपके उद्देश्य होंगे उतने ही तो संभावित समाधान होंगे। जी सर। जी। हाइपोथेसिस आपके लगभग उतने ही होना चाहिए, जी हाइपोथेसिस सर। या एजम्पशन उससे कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए। मतलब एक संभावित समस्या है, तो एक संभावित समस्या का एक संभावित समाधान तो मैडम होना ही चाहिए। आप 2 संभावित समाधान तो दे सकती हैं, लेकिन 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने 5 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं तो 5 हाइपोथेसिस तो होना ही चाहिए। और अगर वो 5 से 6 हो जा रहे हैं या 5 ऑब्जेक्टिव में आप 10 भी बना ले रहे हैं, तो डजंट मैटर। तो अब आप मुझे अनुमति दें और यदि कोई प्रश्न हो। थैंक यू सर। थैंक यू। श्वेता